कैपेसिटर क्या है? एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस। देखो, रेजिस्टर आपने अभी तक जाना था। रेजिस्टर क्या था? रेजिस्टर के थ्रू करंट पास करता था तो हीट एनर्जी डिसिपेट होती थी। हीट एनर्जी डिसिपेट होती थी, कोई एनर्जी स्टोर नहीं होती थी। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर ऐसा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है जहां पर एनर्जी, कैसी एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी स्टोर होती है कंडक्टर्स के बीच में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो ये कैपेसिटर्स जो डिवाइसेस होते हैं वो अपने आप में एनर्जी स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, अनलाइक रेजिस्टर्स। और कैपेसिटेंस की जब हम बात करते हैं, कैपेसिटेंस क्या है? जैसे रेजिस्टर का रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, वैसे ही कैपेसिटर का प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या बताता है? कैपेसिटेंस बताता है जो हमारा कंडक्टर या पेयर ऑफ कंडक्टर है जिसको यूज करके हम कैपेसिटर एलिमेंट बना रहे हैं, उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है, उसकी एबिलिटी को बताता है कैपेसिटेंस। समझ में आ गया? तो कैपेसिटर क्या है? एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस, और उसकी प्रॉपर्टी क्या है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कैसी प्रॉपर्टी है? कैपेसिटेंस वो प्रॉपर्टी है जो बताती है कि उस डिवाइस की एनर्जी स्टोर करने की एबिलिटी क्या है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? सीधे शब्दों में, सीधे सरल शब्दों में इतना समझना है कि कैपेसिटर एक डिवाइस है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, और उसकी एबिलिटी जो होती है, कितनी एनर्जी स्टोर कर पाएगा, कितना चार्ज उसकी प्लेट्स के ऊपर स्टोर होगा, वो बताता है कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे कैपेसिटेंस को। ठीक है, जैसे V इज इक्वल्स टू आई आर, तो R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, हम रेजिस्टेंस के लिए लिखते थे। वैसे ही कैपेसिटेंस के लिए भी कुछ ना कुछ मैथमेटिकल टर्म या इक्वेशन या सिंबल होना चाहिए। तो उसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, हम दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन के लिए कैपेसिटेंस की बात कर सकते हैं। कैसा कॉन्फ़िगरेशन? देखो, अगर आइसोलेटेड कंडक्टर की बात करें, आइसोलेटेड मतलब अलग थलग, जिसको मतलब एक सिंगल कंडक्टर प्रेजेंट है, आसपास कोई दूसरा कंडक्टर प्रेजेंट नहीं है, उसके लिए अगर मुझे कैपेसिटेंस लिखनी होगी तो मैं क्या करूंगा? इधर ध्यान देना है। अगर मुझे एक आइसोलेटेड कंडक्टर की वजह से कैपेसिटेंस लिखनी होगी तो देखो, ऐसा बनाओ आइसक्रीम जैसा सॉफ्टी, और इसके ऊपर रख दो। ठीक है, ये नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि अगर कंडक्टिंग होगा तो सारा का सारा चार्ज जो इस पे होगा वो सब कहां चला जाएगा? अंदर चला जाएगा, ग्राउंड में। ठीक है, अभिषेक कोर्स एक डिसेंट टाइम पहले तक पूरा हो जाएगा, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अभी तो कोर्स स्टार्ट हुआ है, एग्जाम की डेट से काफी डिसेंट टाइम पहले पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है? अभी मजा लेना है, मजा लेना है, और ईमानदारी से मजे लेने हैं। ईमानदारी कैसे? मैं भी ईमानदार रहूंगा, आप भी ईमानदार रहो। ठीक है, बिल्कुल सारी चीजें कवर करेंगे, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा चीजों पर फोकस करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, कहीं कोई लूप होल नहीं होगा कंसेप्ट्स में। क्लियर ना अभिषेक? तो बस कोर्स कब तक पूरा होगा इससे अपने आप को ट्रबल नहीं करना है, कोर्स तो पूरा हो जाएगा डिसेंट टाइम पे। अभी इस पे ध्यान देना है कि इसको कैसे समझे और कैसे इसका मजा ले। अब देखो, ये एक कंडक्टर है, ऐसी रैंडम शेप का कंडक्टर मैंने बना दिया। ठीक है, अब क्या है, मान लो कि इसका पोटेंशियल कितना है? इसका पोटेंशियल है V। अगर V इसका पोटेंशियल है और ये एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, तो मैं बोल सकता हूं कि जो चार्ज होगा जो मैं इस कंडक्टर पे दे सकता हूं ऑन द सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल अक्रॉस इट। पोटेंशियल डिफरेंस की बात तो तब हम करेंगे जब हमारे पास दो कंडक्टर होंगे। अभी हमारे पास क्या है? सिर्फ एक कंडक्टर है, उसका पोटेंशियल कितना है? V है।
सर आप रिप्लाई नहीं करते, पोटेंशियल जीरो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपनी एजुकेशन सिस्टम। तुम्हारा नाम क्या है? कंडक्टर क्या होता है सर? कंडक्टर वो होता है जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने के लिए अवेलेबल हो। नॉन कंडक्टर वो होता है जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो। स्पेयर आकाश, आई होप समझ आ गया होगा। तो ये कंडक्टर है और यहां पर क्या है, इसको हम चार्ज कर सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो इसको चार्ज किया। कैसे चार्ज किया? इसका पोटेंशियल V है, तो जितना ज्यादा पोटेंशियल हम इंक्रीज करेंगे उससे ज्यादा चार्ज इसके सरफेस पे रिटेन हो सकता है। जितना ज्यादा से ज्यादा चार्ज रिटेन हो पाएगा उतना इसका पोटेंशियल होगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, वाइस वर्सा। ठीक है, चार्ज बढ़ाते जाएंगे पोटेंशियल बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे तो चार्ज बढ़ेगा, पर कहीं ना कहीं से तो मुझे इसको चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी के लिए क्या समझना है, ये आइसोलेटेड कंडक्टर को हमने चार्ज कर दिया एट अ पोटेंशियल V। अगर हमने इसको चार्ज कर दिया तो मैं बोल सकता हूं दैट चार्ज जो इसके सरफेस के ऊपर आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोटेंशियल के। हाय गुड इवनिंग समर्थ, विकास। सो विकास समझ आ रहा है ना? ठीक है, अब देखो अगर Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CV मैं लिखता हूं तो इसी को इक्वेशन में बदलते हुए मैं लिख सकता हूं Q इज इक्वल टू CV, जहां पे ये C क्या है, ये C जो है यही कैपेसिटेंस है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहां पर क्या है? कैपेसिटेंस। ठीक है, अब देखो जब मैंने एक आइसोलेटेड कंडक्टर लिया तो मैंने क्या डिफाइन किया? पोटेंशियल डिफाइन किया। तो मैंने पोटेंशियल का यूज करते हुए Q इज इक्वल टू CV लिखा। तो मैं बोल सकता हूं कि ये कैपेसिटेंस C कितना आ रहा है? कैपेसिटेंस C आ रहा है चार्ज बाय पोटेंशियल फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टर। ठीक है, हाँ कैपेसिटेंस। अब देखो अभी हमने किसके लिए किया था? एक आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए किया था। अब हम किसके लिए कर सकते हैं? फॉर पेयर्ड कंडक्टर्स के लिए। अगर दो कंडक्टर्स को आसपास और पास पास रख देंगे, आसपास पास पास रख देंगे तो क्या होगा? देखो ये हमारा कंडक्टर, ठीक है, एक और कंडक्टर, नॉन कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग। अब देखो अगर ये कंडक्टर यहां पर पॉजिटिवली चार्ज है तो इससे जस्ट सामने वाला सरफेस, जो दूसरे कंडक्टर का जस्ट सामने वाला सरफेस होगा वो क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज। राइट, तो बोल सकते हो कि इसका पोटेंशियल है V पॉजिटिव और इसका पोटेंशियल है V नेगेटिव। अब जब दो कंडक्टर्स या कहो एक पेयर ऑफ कंडक्टर हमें दिया हुआ है तो हम क्या पोटेंशियल डिफाइन करेंगे या पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि अगर हमें दो कंडक्टर्स दिए हुए हैं तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम डिफाइन करेंगे तभी तो पेयर ऑफ कंडक्टर्स लेने का कोई मतलब है। अगर ये आइसोलेटेड होता तो क्या हम लिखते? हाँ, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। यहां पे पॉजिटिव तो सामने वाले जस्ट सामने वाले सरफेस पे क्या होगा? अपोजिट चार्ज होगा, जो कि कंडक्टर्स में होता है। अब देखो क्योंकि मैंने एक पेयर ऑफ कंडक्टर्स लिया है तो मैं क्या करूंगा? पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर रहा हूं। क्या? V प्लस माइनस V माइनस। सो ये है डेल V, ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कंडक्टर्स। तो मैं क्या लिख सकता हूं? चार्ज जो मैं यहां पर इस सरफेस पे जितना चार्ज दे रहा हूं या जितना चार्ज क्रिएट कर रहा हूं वो किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों कंडक्टर्स के बीच क्या होगा उस पर डिपेंड करेगा। हाँ जयंत, मैं ही कंटिन्यू करूंगा। अब देखो इधर ध्यान देना है जयंत, इधर ध्यान दो। जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच। तो इसलिए मैंने लिखा चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। सर कैपेसिटर का क्या चार्ज होगा? अरे बच्चा वही तो अभी बताया था, देखो इधर, ये देखो यही तो है कैपेसिटर का चार्ज, Q इज इक्वल्स टू CV। अभी हमने जो इक्वेशन लिखा था जिस Q की हम बात कर रहे थे वही हमारा कैपेसिटर का चार्ज है, Q इज इक्वल्स टू CV। और यही चीज हम किसके लिए लिख सकते हैं? कंडक्टर्स के लिए लिख सकते हैं,
पेयर ऑफ कंडक्टर्स के लिए। तो पेयर ऑफ कंडक्टर्स के लिए हमने यही चीज क्या लिख दी, इंस्टेड ऑफ राइटिंग डेली होगा या ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट होगा बच्चा, ठीक है, ऑल्टरनेट होगा, ताकि आपको भी बीच बीच में पढ़ने का टाइम मिलता रहेगा, ठीक है, रिवाइज करने का, प्रॉब्लम्स नई प्रॉब्लम्स करने का, ताकि नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछ सको यहीं पे चैट पर, ठीक है। अब देखो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल V, अगर ये इक्वेशन लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यानी कि C डेल V, Q इज इक्वल्स टू C डेल V। आकाश यहां पे शेड्यूल चेक करते रहना है, वेन एवर समथिंग इज पोस्टेड ऑन दिस चैनल, इस चैनल पे चेक करते रहना है कि कब क्लास हो रही है। तो आई थिंक 24 आवर्स एडवांस में बता दिया जाता है कि नेक्स्ट क्लास कब है, ठीक है। और एक बार जब हमने स्टार्ट कर दिया क्लासेस अटेंड करना तो वो हमें पैटर्न पता चल जाएगा, ठीक है। तो आकाश क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, बस ये देखना है 24 आवर्स पहले चैनल पे चेक कर लेना है इफ क्लास इज पोस्टेड और नॉट। 2 प्लेट की बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, अभी वहां पे पहुंचना होगा, ठीक है। तो मुझे बेसिक से वहां तक पहुंचने में थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। अब देखो Q इज इक्वल टू C डेल V, अगर ये लिख रहे हैं तो हम पेयर ऑफ कंडक्टर्स के लिए कैपेसिटेंस क्या लिख सकते हैं, Q बाय डेल V, Q बाय पोटेंशियल डिफरेंस डेल V फॉर अ पेयर ऑफ कंडक्टर्स। चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस एक्वायर्ड बाय पेयर ऑफ कंडक्टर्स, जो हम पहले ही लिख चुके हैं। अब देखो, अ पेयर ऑफ कंडक्टर्स इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर आइसोलेटेड कंडक्टर। एक आइसोलेटेड कंडक्टर की तुलना में पेयर हमेशा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। कैसे, क्यों, व्हाट आर द रीजंस? इसके 2 रीजन हो सकते हैं। देखो, एक तो ये रीजन है कि जो फील्ड लाइंस है बिकम मोर कंडेंस्ड एंड एनर्जी डेंसिटी इंक्रीजेस। कैसे, देखो, अगर एक ऐसा कंडक्टर दिया है हमें, ठीक है, आइसोलेटेड है, तो उसकी फील्ड लाइंस कैसी होगी, आराम से बना सकते हो। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है सब जगह, तो अगर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसी फील्ड लाइंस होगी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। बट अगर यही 2 कंडक्टर्स प्रेजेंट होते लाइक दिस, एक कंडक्टर और उसके जस्ट पास में एक दूसरा कंडक्टर रखा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हो गई, देखो, कंडेंस्ड, मतलब बहुत लिमिटेड स्पेस में काफी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी बढ़ गई है, काफी हद तक कंप्लीट हो जाना चाहिए आकाश, बाकी थोड़ा रियलिस्टिकली सोचना होगा, ठीक है, बिकॉज इट ऑल्सो डिपेंड्स कि सिलेबस में क्या कट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो जेई एग्जाम होगा लेट से, इट इज नॉट फॉर बोर्ड, ओके। किसके लिए, ये आईआईटी जेई की तैयारी के लिए है, तो हमारा सिलेबस किसके अकॉर्डिंग होगा, आईआईटी जेई एग्जाम के अकॉर्डिंग होगा, बोर्ड सिलेबस के लिए नहीं। बट हेल्पफुल है, बोर्ड सिलेबस के लिए भी आपको इक्वली समझ आ जाएगा। अगर हम इसको रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो बोर्ड में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं यहां की थियरी पढ़ के, ठीक है। आकाश समझ आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या फर्क है एक आइसोलेटेड कंडक्टर में और एक पेयर ऑफ कंडक्टर्स में? देखो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत स्पेस से हैं, बहुत ज्यादा डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, हाँ जेई है हमारा। अब देखो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत कम स्पेस में आ गई हैं, तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज्यादा हो गया, दीपक फॉर्म का तो अभी कुछ नहीं कह सकते, इस साल का जो अनयूजुअल ईयर गया है उसके हिसाब से कब क्या अनाउंस होगा, कब क्या डिक्लेयर होगा, उसका आइडिया ना आप लगा सकते हो ना मैं लगा सकता हूं। लेट्स सी कब तक होता है, ठीक है। अपनी एजुकेशन सिस्टम, विकास बहुत टेंशन लेते हो तुम, इतना टेंशन नहीं लेने का, पढ़ो अच्छे से, मन लगा के पढ़ो, और वैसे अगर तुम ऑनेस्टली पढ़ोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन तो कोई नहीं रोक सकता, बट ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे हम रिपीटर हूं, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, जिस साल जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल ऑनेस्टली पढ़ना है, ठीक है। सुजीत, थैंक्स सुजीत, अच्छे समझ आ रहा है ना। देखो अब देखो एक रीजन तो हमें मिल गया, दूसरा रीजन क्या हो सकता है, ब्रिंगिंग अनदर कंडक्टर विथ ऑपोजिट चार्ज। एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर पहले से है,
अब मैं सामने से उसके सामने क्या लाके रख रहा हूं, एक दूसरा कंडक्टर लाके रख रहा हूं जो नेगेटिवली चार्ज है। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहां पर चार्ज है +2q, यहां पे चार्ज है -q, इस +2q के पास में अगर मैं -q लेके जाऊंगा तो पॉइंट P का पोटेंशियल कम होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर +2q के पास में -q को लेके जाऊंगा तो पॉइंट P पर पोटेंशियल कम होगा। वही चीज क्या होती है, पेयर ऑफ कंडक्टर्स के साथ भी होती है। अगर पोटेंशियल कम होगा तो मेरी इक्वेशन क्या है, कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू Q बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू Q बाय पोटेंशियल डिफरेंस। अगर डिनोमिनेटर कम होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा ना, बढ़ेगा। कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू Q बाय पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा कैपेसिटेंस बढ़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों कम हो रहा है? क्योंकि हम पॉजिटिव चार्ज के पास नेगेटिवली चार्ज सरफेस को लेके जा रहे हैं, इसलिए हमारा पोटेंशियल कम हो रहा है। तो जैसे ही डेल वी की वैल्यू कम हो गई, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना। इसीलिए इन दो रीजंस की वजह से हम प्रेफर करते हैं आइसोलेटेड कैपेसिटर की तुलना में क्या प्रेफर करते हैं, पेयर ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड करती है, कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसपे कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। तो कैपेसिटेंस शेप पे डिपेंड करती है, और किस पे डिपेंड करती है, साइज पे डिपेंड करती है। क्योंकि कंडक्टर का जितना साइज होगा उतना उसका सरफेस एरिया होगा। जितना सरफेस एरिया होगा, सर जेई के लिए एचसीवी बेस्ट है या नहीं? एचसीवी बहुत अच्छी बुक है, नो डाउट अबाउट इट। इतने लोग, इतने टीचर्स उसको रिकमेंड करते हैं। बट बच्चा एक बात सुनो, एक बहुत ही जेन्युइन बात तुमको कहता हूं। अगर हम आज कहीं कोचिंग ज्वाइन करते हैं या कोई सिलेबस या स्ट्रक्चर कहीं ज्वाइन करते हैं तो उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा यह होता है कि हमें एक प्रिसाइज मटेरियल मिल जाता है जिसको हमें कम टाइम में कवर करने में आसानी होगी। पर अगर हम बुक्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, कोई भी बुक पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारा टाइम रिक्वायर्ड होता है जो हम उसमें डिवोट कर सकें। तो अगर तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है जो तुम बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी मैनेज कर सको, उतना ही टाइम फिजिक्स को देना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वेश्चंस, तो आई विल सजेस्ट तुम करो, जो बुक अच्छा लगता है करो। बट ऐसा हो नहीं पाता है प्रैक्टिकली। क्या ऐसा हो नहीं पाता है? क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि एनी बुक, उसमें कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, उसमें हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हमें डायरेक्टली क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, राइट? तो वो सेलेक्ट करके आपके लिए पहले ही एक प्रिसाइज मटेरियल क्रिएट कर दिया जाता है जहां भी आप कोचिंग में ज्वाइन करते हो। जैसे कि आपने करियर पॉइंट अगर ज्वाइन किया तो जो यहां का मटेरियल होगा वो प्रिसाइज होगा, तो वो मटेरियल आप क्लास के स्ट्रक्चर के साथ साथ कंप्लीट कर पाओगे। पर अगर अभी मैं बोल दूं कि ये बुक कर लो, बुक कंप्लीट नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल होता है। कोचिंग में स्टडी मटेरियल जेई एडवांस को देख के बनाया जाता है? नहीं है बच्चा, ऐसा तो नहीं है। सारी तरह के क्वेश्चन होते हैं, जेई मेंस के क्वेश्चन भी होते हैं, जेई एडवांस के क्वेश्चन भी होते हैं। और जेई एडवांस कोई आपको बिल्कुल चीजों को हाईफाई नहीं बनाना है कि लाइक अपने से बड़ा थोड़ी है जेई एडवांस। जेई एडवांस ऐसा थोड़ी है कि भाई कोई कर ही नहीं सकता, करते हैं ना, इतने सारे बच्चे क्रैक करते हैं। तो एडवांस बस उसमें उतना ही है कि हमारे जो बेसिक्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, वहां पे लूप होल्स नहीं होने चाहिए। अगर हम अपनी चीजों को ऑनेस्टली पढ़ते हैं, बेसिक्स में कोई लूप होल्स नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें ज्यादा अच्छे से करना पड़ता है एडवांस के लिए, बस, और ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, एडवांस वास्तव में एडवांस इसीलिए है कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें लूप होल्स कम से कम हो और कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, एकदम हैंडी हो, कि हम स्मूथली कोई भी सिचुएशन दे दी जाए हम अप्लाई कर देते हो। तो वो सारा प्रैक्टिस का खेल है। ठीक है, और सारी चीजें कहां होनी चाहिए? अगर तुम यहां हो तो बाकी टेस्ट सीरीज, जेई एडवांस, जेई मेन सब तुमसे नीचे होना चाहिए। ठीक है, अंडर योर कंट्रोल होना चाहिए। कभी भी चीजों को अपने से बड़ा मत बनाओ। ठीक है, समझ रहे हो ना विकास? चलो अब ध्यान दो। तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? शेप पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है, पेयर ऑफ कंडक्टर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है उस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। मीडियम, उन दोनों के बीच में कौन सा मीडियम प्रेजेंट है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम कौन सा प्रेजेंट है उसके बेसिस पे भी कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में क्या चेंज हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा ना।
अगर दो कंडक्टर के बीच में डिफरेंट तरह का मटेरियल डाल देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कंडक्टर्स चेंज हो जाता है, और जैसे ही वो चेंज होगा तो चार्ज चेंज होगा, अगर चार्ज कैपेसिटी चेंज होगा तो कैपेसिटेंस चेंज होगा। ठीक है, एक बात नोट कर लो यहीं पे। अब आपको लगता होगा कि अगर हमने एक कंडक्टर ले लिया, उस पे हम चार्ज बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो कैपेसिटेंस भी बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसी गलतफहमी लाइफ में रखनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हम किसी कैपेसिटर पे कोई बिना किसी अपर लिमिट के चार्ज बढ़ाते जाएंगे और इसका कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा। उसकी अपनी एक लिमिट होती है। जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, जो सेटअप हम यूज कर रहे हैं, जो हमारा एलिमेंट है, उसकी अपनी अपर लिमिट होती है। एक अपर लिमिट से ज्यादा हम उसका कैपेसिटेंस नहीं बढ़ा सकते, उसका चार्ज नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, यह बात हमेशा ध्यान में रखनी है। अब देखो, चार्जिंग अ कैपेसिटर बाय अ बैटरी, तो कैपेसिटर कैसे बनाऊंगा मैं सर्किट में? पहले तो मुझे यह बताओ, इसका कोई सिंबल होना चाहिए। तो इस कैपेसिटर का सिंबल जो होता है वो कैसा होता है बच्चों? ऐसा, दो लाइन खींच दो, ये है हमारा कैपेसिटर का सिंबल। ठीक है, और अल्फाबेट कौन सा यूज करते हैं? कैपिटल सी यूज करते हैं कैपेसिटेंस बताने के लिए। ठीक है, कैपेसिटेंस बताने के लिए क्या यूनिट यूज करते हैं? सी यूज करते हैं। अब देखो, कैपेसिटेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है। कैपेसिटेंस की जो यूनिट है वो क्या है? फराड। ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट क्या है इसकी? बेसिकली यूनिट क्या है? फराड है। और प्रैक्टिकली जो हम यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? माइक्रो फराड। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा कैपेसिटेंस जनरली पाया नहीं जाता है अपने सर्किट एलिमेंट में। ठीक है, अब देखो, हाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी आएगा, तो ये उसका सिंबल है, वहीं से लिया हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब चार्जिंग अ कैपेसिटर बाय अ बैटरी, तो एक कैपेसिटर बना दो कैपेसिटेंस सी का, और उसको किससे कनेक्ट कर दो? एक बैटरी से कनेक्ट कर दो। ऐसे, ये मेरी बैटरी है, इसका ईएमएफ ले लेते हैं कुछ, ये है इसका ईएमएफ। ठीक है, अब देखो, यहां पे पहले क्या था? एक स्विच था, मान लो एक स्विच था, और स्विच को मैंने t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे क्लोज कर दिया। अब क्या होगा? जैसे ही मैं कैपेसिटर को एक सेल से कनेक्ट करता हूं, सर सिलिंड्रिकल एंड स्फेरिकल नहीं पढ़ाइएगा, बिल्कुल पढ़ाएंगे यार, अभी तो कहानी स्टार्ट हुई है, धीरे धीरे कहानी को आगे जमने दो, सब कुछ पढ़ेंगे। सर डायमेंशंस भी होता है। ओके, बिल्कुल होता है, डायमेंशंस चाहिए आपको। तो देखो, सबसे पहले तो अगर मुझे कैपेसिटेंस का डायमेंशन चाहिए तो Q बाय V इसका फॉर्मूला होता है। चार्ज का डायमेंशन तो मुझे डायरेक्टली पता है। पोटेंशियल का कैसे निकालते हैं? इस पोटेंशियल का डायमेंशन कैसे निकालते हैं वो हमें निकालना पड़ेगा। तो मुझे यह पता है कि मैं लिखता हूं फॉर्मूला वर्क डन इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये वर्क डन होता है, ये मुझे पता है। तो इसको यूज करके नीरज कुमार हेलो हेलो हेलो, जयंत हेलो, तो 1 माइक्रोफराड का कैपेसिटेंस बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अब देखो, ये जो वर्क डन होता है वो कितना होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से मैं यूज करके निकाल सकता हूं कि जो डायमेंशंस होंगे पोटेंशियल के वो कितने होंगे? वर्क डिवाइडेड बाय क्यू के जो डायमेंशंस होंगे उसके बराबर। तो वर्क तो क्या है? एनर्जी है, तो मैं इसको लिख देता हूं mL2t-2। ये वर्क के डायमेंशन डिवाइडेड बाय चार्ज कितना होता है? करंट इनटू टाइम, तो A इंटू टी। ठीक है, तो mL2t-3 A-1, ये हमारे किसके? पोटेंशियल के डायमेंशंस हो गए। इनको अगर मैं यूज करता हूं यहां पर, तो कैपेसिटेंस के डायमेंशंस हो जाएंगे कितने? चार्ज का हो जाएगा A इंटू टी डिवाइडेड बाय mL2t-3 A-1। तो अगर तुम मुझसे पूछोगे कैपेसिटेंस के डायमेंशंस क्या हो गए, तो मैं लिखूंगा m-1 L-2 T3+1 4 A2। सो ये है हमारे डायमेंशन फॉर कैपेसिटेंस। स्टार बना दो इस पे। ठीक है, तो डिस्टर्ब नहीं होना है। एक्चुअली किसी ने पूछा मुझसे डायमेंशन के बारे में, तो मैंने बता दिया, कोई बड़ी बात नहीं है डायमेंशन निकालना। KQ बाय R भी तो ले सकते थे, अरे KQ बाय R बिल्कुल ले सकते थे, बट K का निकालना पड़ता और K लिखना पड़ता 1/4πε0। फिर तुम बोलते कि सर आपने एप्सिलॉन नॉट का डायरेक्टली लिख दिया। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है?
एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस m-1 l-3 t4 a2, ये उसका डायमेंशन होता है। मुझे तो याद है, पर डायरेक्ट लिख दूंगा तो आप बोलोगे सर आपने कैसे डायरेक्ट लिख दिया, इसलिए मैंने वो फॉर्मूला यूज नहीं किया। ठीक है बच्चों। कृष बजाज सर आपने अभी तक कितने चैप्टर्स कर दिए? देखो मेरी तरफ से तो आज ये पहला चैप्टर है और इस चैनल पे आप पहले पढ़ चुके हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेजरली कवर हो चुका है, मेरी तरफ से आज पहला चैप्टर है। अब देखो यह है कैपेसिटेंस का डायमेंशन, किसने पूछा था तो मैंने बता दिया, आप इसको भूल जाओ। अब क्या कर रहे हैं, इसकी बात करते हैं, किसकी? सर्किट की। सर्किट जो मैंने बनाया था, सेल लगा के कैपेसिटेंस को जोड़ा था। अब क्या होगा, स्लोली चार्ज ऑन कैपेसिटर इंक्रीजेस, स्लोली चार्ज ऑन कैपेसिटर इंक्रीजेस। ठीक है, और फिर क्या होगा, एंड रीचेस मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक बार ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गया उसके बाद नहीं बढ़ेगा। मैक्सिमम वैल्यू जितनी भी है उसके बाद ये बढ़ेगा नहीं, एक बार वहां पहुंच गया तो फिर चार्ज ऑन द प्लेट्स चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस C इंटू E। और यहां पे मैं छोटा क्यू नहीं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, बड़ा क्यू, क्योंकि आपको लगना चाहिए ना कि इससे बड़ा नहीं होगा, तो इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं बड़ा क्यू, कैपिटल क्यू। और यहां लिख रहा हूं SS। ये SS क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये चार्ज है एट स्टेडी स्टेट। अब आप पूछोगे स्टेडी स्टेट क्या होता है ना? स्टेडी स्टेट वो होता है जब चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर बिकम्स कांस्टेंट, स्टेडी, चेंज नहीं हो। समझ गए? स्टेडी स्टेट क्या होता है, जब प्लेट्स के ऊपर चार्ज कांस्टेंट हो जाए उसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो यहां तक की कहानी समझ आ गई। ये मैक्सिमम चार्ज आएगा, कितना आएगा, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने लगाया है बैटरी का। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, तो जैसे हम रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन करते थे, सीरीज पैरेलल रेजिस्टर्स, वैसे हम कैपेसिटर्स का भी कर सकते हैं। कैसे, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन। अब कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होगा, देखो मान लो कि हमने एक कैपेसिटर लिया C1, दूसरा लिया C2, C3 और बैटरी के साथ लगा दिया। ये हमारा बैटरी, मान लेते हैं ये एप्सिलॉन, EMF E। अब क्या करेंगे, देखो चार्ज क्या होता है इन पे, मान लो कि चार्ज Q फ्लो कर रहा है, सर्किट से चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, Q एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो सबके ऊपर चार्ज जो होगा वो तो बराबर होगा। अमन क्रिएशंस, हाय अमन, हाय, फोकस करो यहां पर, गुड इवनिंग। अब देखो C1, C2, C3 तीन कैपेसिटर्स है हमारे पास। अगर यहां से चार्ज फ्लो कर रहा है तो चार्ज कितना आ रहा है, चार्ज कितना आ रहा है, चार्ज सब पे बराबर। वही तो बात है कि सीरीज में चार्ज क्या होता है, सब पे बराबर। अगर चार्ज सब पे बराबर होता है सीरीज में तो हम क्या बोल सकते हैं कि Q इज इक्वल्स टू CV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं C1 V1 इक्वल्स टू C2 V2 इक्वल्स टू C3 V3। बट मुझे एक बात पता है, मैंने क्या लगाया है, EMF E, तो जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस इन सबके अक्रॉस है वो टोटल कितना होगा, वो होगा तो बैटरी के बराबर। तो मैं लिख सकता हूं एप्सिलॉन जो है टोटल वो V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों के एडिशन के बराबर होगा, तीनों के सम के बराबर होगा। जयंत समझ आ रहा है ना, जयंत रघुवंशी, हेलो ब्रिजेश। अब देखो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसकी जगह लिखना चाहूं एप्सिलॉन की जगह, तो ये क्या है, पोटेंशियल। पोटेंशियल की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, हमें पता है कि चार्ज इज इक्वल्स टू CV होता है, तो पोटेंशियल की जगह मैं Q बाई C लिख सकता हूं। तो मैं यहां लिख देता हूं Q डिवाइडेड बाई C नेट, क्योंकि चार्ज तो पूरे सर्किट के लिए सेम रहेगा। हाय आर्यन, हाय राजेश, गुड इवनिंग राजेश।
ठीक है, चलो अब Q बाय सी नेट, Q बाय सी नेट को हम क्या लिख सकते हैं, Q बाय सी नेट इज इक्वल्स टू V1 की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, देखो C1 V1 इज इक्वल्स टू C2 V2 इज इक्वल्स टू C3 V3, क्या आ रहा था, कांस्टेंट आ रहा था। ठीक है, किसके बराबर, चार्ज Q के बराबर, क्योंकि पूरे सर्किट के अक्रॉस क्या बह रहा था, सेम चार्ज बह रहा था। हेलो राजेश, हेलो। अब देखो, अब क्या लिख सकते हैं चार्ज, इसकी कंपैरिजन में V1 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, Q बाय C1 लिख सकता हूं, V2 की जगह क्या लिख सकता हूं, Q बाय C2 लिख सकता हूं, V3 की जगह क्या लिख सकता हूं, Q बाय C3 लिख सकता हूं। अगर मैं ऐसा लिख दूंगा तो दोनों इक्वेशन की तरफ क्या कर सकता हूं, ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, इस Q को कैंसिल कर देता हूं, इतना ही कर सकते हैं अपन। तो ये लिख सकते हैं 1 बाय सी नेट इज इक्वल्स टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। तो ये आया हमारा सीरीज का रिजल्ट। फॉर सीरीज क्या होगा, फॉर n कैपेसिटर्स इन सीरीज, फॉर n कैपेसिटर्स इन सीरीज क्या होगा, 1 अपॉन सी नेट इज इक्वल्स टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस डैश 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 1 बाय Cn। ठीक है, 2 लगाए तो 2 के लिए 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 लिख देंगे, 3 लगाए तो 3 के लिए, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लगाए तो n कैपेसिटर्स के लिए वही पैटर्न लिख देंगे। ठीक है, तो एक बात तो हमें समझ आ गई होगी, हाँ V बैटरी का वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। V तो अल्फाबेट है, चाहे एप्सिलॉन लिखो चाहे V लिखो, ये सब क्या है, अल्फाबेट है। वो तो हमारी इच्छा है हम कौन सा अल्फाबेट यूज करना चाहते हैं। ठीक है, मीनिंग सेम होना चाहिए। ओके जयंत, अब देखो 1 बाय सी नेट इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2, ये एक्सप्रेशन आएगा किसके लिए, जब कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया है। इसका मतलब एक्सप्रेशन कैसा आ रहा है, जब रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं वैसा आ रहा है। सर क्वेश्चंस नहीं होता इसी का, क्वेश्चन हम करेंगे सब्सिक्वेंट क्लास में, चिंता मत करो, नो वरीज नो टेंशन। आज हम थियरी कवर कर रहे हैं, आने वाली क्लास में हम क्वेश्चन कवर करेंगे, आज भी करेंगे कुछ क्वेश्चंस, लेट्स सी। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया कैपेसिटर्स का, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लेते हैं कि ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर्स को हमने क्या कर दिया, पैरेलल में जोड़ दिया ऐसे। ठीक है, ये 3 पैरेलल कैपेसिटर्स ऐसे जुड़े हुए हैं, किसके साथ, एक बैटरी के साथ, मान लेते हैं बैटरी। अब देखो वो बोल रहा था, जयंत बोल रहा था कि बैटरी का पोटेंशियल V लिया जाए, तो V ले लेते हैं, अल्फाबेट चेंज करने में हमारा क्या जाता है। ठीक है, अल्फाबेट की वजह से कभी लाइफ में कंफ्यूज नहीं होना। ब्रिजेश, ओके, अब ब्रिजेश को सब समझ आ रहा है ना। इधर देखो C1 कैपेसिटर, C2 कैपेसिटर, C3 कैपेसिटर। ठीक है, 3 कैपेसिटर को हमने कहां लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया। अब यहां पे आपको एक ध्यान देना, मैं एक कहानी सुनाता हूं। जनरली क्या होता है, जब हम किसी रिलेटिव के यहां खाना खा रहे होते हैं, सपोज आप किसी रिलेटिव के यहां खाना खा रहे हो, कुछ स्पेशल बना है, आपका डाइट बहुत ज्यादा है। ठीक है, कुछ स्पेशल बना है, आपका डाइट बहुत ज्यादा है। अब आप चाहते हो कि किसी को पता भी ना चले कि आपका डाइट ज्यादा है और ज्यादा खाना भी खा लो, तो क्या करोगे, अपने सारे कजिन्स को बुला लो, जो भी रिलेटिव्स के यहां बच्चे हैं उनको सबको बोलो कि हम साथ में खाना खाएंगे। ठीक है, साथ में बैठ के खाना खाएंगे। तो खाना कितना है, खाना तो इतना है, टोटल खाना कितना अवेलेबल है, इतना अवेलेबल है, सबको सेम खाना अवेलेबल है, कितना, इतना। तो C1 के लिए भी इतना अवेलेबल है, C2 के लिए भी इतना अवेलेबल है, C3 के लिए भी अपना इतना अवेलेबल है। बट तीनों लोगों का कैपेसिटी तो अलग अलग होगा ना, एक ही थाली में साथ खाने से कैपेसिटी तो चेंज नहीं हो जाएगा, कैपेसिटी तो तीनों का अलग अलग होगा। अगर कैपेसिटी तीनों का अलग अलग होगा तो जिसको ज्यादा खाना है कम खाना है वो खा लेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। समझ पा रहे हो, तो दैट्स द ट्रिक। तो जब आपको घर में बिना संकोच के रिलेटिव्स के यहां ज्यादा खाना खाना हो तो क्या करो, सारे कजिन्स को साथ लेके बैठो। जैसे ये सारे कजिन्स साथ में बैठे और अब क्या होगा, देखो पोटेंशियल सबका सेम है बट जो चार्ज है वो तो अलग अलग आ सकता है। सर मैं 6-7 रोटी खाता हूं, अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं तो ऐसी कहानी सुना रहा था, खाना पूरा जम के खाना चाहिए, पढ़ना है ना जम के, तो इतनी मेहनत करेंगे इतना दिमाग चलाएंगे तो खाना ही पड़ेगा। आप देखो
यहां पर तीनों कैपेसिटर्स जो पैरेलल में हैं उनके लिए पोटेंशियल सेम है V। तो अब क्या होगा, यहां पर मान लो चार्ज जा रहा है Q1, यहां मान लो चार्ज जा रहा है Q2 और यहां चार्ज जा रहा है Q3। ठीक है, मान लो कि यहां से टोटल सर्किट में जो चार्ज जा रहा था वो Q है। तो क्या मैं लिख सकता हूं Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। पर मुझे ये पता है कि टोटल सर्किट के लिए अगर मुझे चार्ज लिखना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं C नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। ठीक है, अगर मुझे नेट चार्ज लिखना था तो मैं C नेट इंटू V लिख सकता हूं और Q1 की जगह क्या लिख सकता हूं C1 इंटू पोटेंशियल अक्रॉस C1 जो कि V है, प्लस C2 इंटू पोटेंशियल अक्रॉस C2 जो कि V है, क्योंकि तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है V है, तो मैंने V लिख दिया। तो यहां से मुझे मिलेगा C नेट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अब देखो क्या होगा, C नेट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 का क्या मतलब है, इफ n कैपेसिटर्स are connected in parallel, if n capacitors are connected in parallel, तो हम लिख सकते हैं क्या, C net is equals to C1 plus C2 plus C3 प्लस डैश 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 Cn। ठीक है, यानी कि जो रेजिस्टर्स के केस में सीरीज में होता था वो कैपेसिटर्स के केस में पैरेलल में होता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, कोई बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं, बहुत आसान चीजें, बस रेजिस्टर का याद रहता है, उसका उल्टा कर लो कैपेसिटर्स के केस में। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस के बारे में कौन पूछ रहा था, जयंत पूछ रहा था, ब्रिजेश, जयंत, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें क्या करेंगे, देखो C1 और C2 किस में है, सीरीज में लगे हुए हैं। अब सीरीज में क्या होता है, चार्ज सेम होता है। अगर सीरीज में चार्ज सेम होता है तो क्या मैं लिख सकता हूं जो कैपेसिटेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है, क्योंकि CV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ना, अभी अभी यूज किया था, तो C जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज लिख सकता हूं, या फिर कहो वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C लिख सकता हूं, एक ही बात है। ब्रिजेश पाल, सभी लोग शेयर करो भाई, ओके ब्रिजेश फोकस। तो जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1 अपॉन CV, 1 अपॉन C। ठीक है, क्योंकि चार्ज तो कांस्टेंट है जब सीरीज की बात करें, तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल है V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल है V2, तो हम लिख सकते हैं क्या, VAB इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। ये तो हुआ एक इक्वेशन, क्योंकि पोटेंशियल अक्रॉस दिस प्लस पोटेंशियल अक्रॉस दिस कितना होना चाहिए, टोटल पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया पहली इक्वेशन ये। दूसरी क्या लिख सकते हैं, दूसरा ये लिख सकते हैं कि C1 जो होगा उसको लिख सकते हैं हम क्या, C1 बाय C2, किसका रेशियो लिख रहा हूं मैं, कैपेसिटेंसेस का रेशियो लिख रहा हूं, ये कैपेसिटेंस है C1, ये कैपेसिटेंस है C2, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। तो अगर मैं लिखूंगा C1 बाय C2 तो मुझे मिलेगा V2 बाय V1, मानते हो, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इसलिए मैं ये इक्वेशन यूज कर रहा हूं। तो यहां से मुझे मिलेगा जो V1 बाय V2 है वो मुझे मिलेगा C2 बाय C1, और यहां से मुझे मिलेगा V1 बाय V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू C2 बाय C1 प्लस C2। तो जैसे ही हमने ये लिखा तो हमें मिल गया V1 अपॉन VAB, AB के अक्रॉस जो पोटेंशियल है इक्वल्स टू C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहां से मुझे मिलेगा पोटेंशियल अक्रॉस 1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू VAB। एक तो हो गया ये, और दूसरा क्या हो जाएगा, सिमिलरली हम लिख सकते हैं डायरेक्ट किसके लिए, V2 के लिए, कि V2 में आ जाएगा C1 बाय C1 प्लस C2 इंटू VAB। समझ गए पोटेंशियल कैसे डिवाइड होगा, अगर दो कैपेसिटर सीरीज में दे रखे हैं और उनके अक्रॉस टोटल पोटेंशियल दे रखा है तो हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं पोटेंशियल को। V1 कितना होगा, C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू टोटल पोटेंशियल, और V2 होगा C1 बाय C1 प्लस C2 इंटू टोटल पोटेंशियल।
क्लियर है सबको, समझ आया? जयंत समझ आ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां देखो, हमें दिया है इस पूरे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 24 वोल्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। अब क्या करें, 24 वोल्ट ऑलरेडी दिया हुआ है और मुझे चाहिए पोटेंशियल अक्रॉस ऑल थ्री, 4 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड, 12 माइक्रोफराड, तीनों किसमें है, सीरीज में है। अब देखो मैं क्या करूंगा, मुझे यह पता है कि अगर मैं इनका रेशियो लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, V1 रेशियो, V2 रेशियो, V3। किसका रेशियो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12, इन तीनों का रेशियो लिखना चाहता हूं। तो मैंने लिख दिया V1 रेशियो, V2 रेशियो, V3। अब क्या लिखूंगा, ये V1 किसके लिए लिया है मैंने, V1 इसके लिए लिया है, पता होना चाहिए, ठीक है। ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, जो लाइन में थे उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने ले लिया। 4, 3, 12 के लिए V1, V2, V3 मैंने कंसिडर कर लिया। अब मैं इस रेशियो को कैसा लिखता हूं देखो, क्योंकि मुझे पता है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, तो मैं लिख सकता हूं 1/C1 रेशियो, 1/C2 रेशियो, 1/C3। तो इससे मुझे मिलेगा 1/4 रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/12, और 12 से मल्टीप्लाई कर दो सबको तो 3 रेशियो 4 रेशियो 1। तो अगर मुझे 3 रेशियो 4 रेशियो 1 में V1, V2, V3 मिल रहा है तो मैं लिख सकता हूं 3x प्लस 4x प्लस x कितना होना चाहिए, टोटल पोटेंशियल के बराबर। टोटल पोटेंशियल कितना है, 24 वोल्ट। तो मैंने लिख दिया 4, 3, 7 प्लस 1 8, 8x कितना 24 के बराबर, तो x कितना आया 3। जैसे ही x की वैल्यू 3 आती है तो मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल कितने होंगे 3x, 4x और x, यानी कि 3x मतलब 9 रेशियो 4x मतलब कितना 4 इंटू 3 12 कॉमा 3। तो इसका मतलब है 9 वोल्ट कॉमा 12 वोल्ट कॉमा 3 वोल्ट। टोटल करके देखो 24 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 12 प्लस 9 21 प्लस 3 24, करेक्ट आ रहा है। तो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल होगा, पहले के अक्रॉस 9, दूसरे के अक्रॉस 12 और तीसरे के अक्रॉस 3। क्लियर है ना, क्लियरली समझ आ गया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा आंसर है, इसको हाईलाइट कर दो, दिखाई नहीं दे रहा हो तो हाईलाइट कर दो। ये हमारा आंसर है फॉर ऑल थ्री ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या दिया हुआ है, ये प्लस क्यू है या माइनस क्यू है, और हमने तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया है, हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, ऐसे लाइन बना दी, जैसे तीर बनाते हैं ना, ऐसे धनुष बाण वाले तीर, वैसे ही लाइंस बना दी। क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब देखो क्या मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकता हूं, मुझे पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं E इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दे रखा है, D दे रखा है, तो E इंटू डी करके मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकता हूं अक्रॉस द प्लेट्स। तो मैंने लिख दिया V इज इक्वल्स टू E इंटू डी, लिख दिया। जैसे ये लिखा, अच्छा मुझे बताओ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूं इन दोनों प्लेट्स के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूं दोनों प्लेट्स के बीच में, लिख सकता हूं। मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी दोनों के बीच में, देखो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, होगी कि नहीं होगी, हमें पता है दो कंडक्टर्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां हम क्या लिख देंगे, Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट, ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहेंगे तो मैं यह वैल्यू पुट कर देता हूं, V इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, जैसे ही हमने ये लिखा, एक बात मुझे भूलनी नहीं चाहिए, वो कौन सी बात है, जो हमें बेसिक फॉर्मूला याद है। बेसिक फॉर्मूला क्या है, कैपेसिटेंस होता है चार्ज बाय पोटेंशियल या चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस, तो बस उसी को यूज कर लेना है। अगर उसको यूज करूंगा तो यहां से आएगा एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, इस इक्वेशन को यूज करेंगे और Q बाय V लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। यही है हमारा आंसर। तो आ गई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट A बाय डी।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। अब एक बात बताओ, इसका पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल क्वेश्चन मार्क। मान लो अगर इसका चार्ज है Q, अगर इसका चार्ज है Q तो इसका पोटेंशियल मैं कितना लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं V इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर, या फिर लिख सकता हूं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मुझे पता है कि एक चार्ज्ड स्फीयर जिसके पूरे सरफेस पे चार्ज हो उसका पोटेंशियल कैसे लिखते हैं? के क्यू बाय आर। तो मैंने के की जगह क्या लिख दिया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ रहा है क्या? पोटेंशियल फॉर दिस स्फीयर। अब मैं क्या करूंगा? वही हमारा बेसिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। कैपेसिटेंस क्या होता है? Q बाई V। जैसे ही इसको यूज करता हूं आंसर आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये हमारा आंसर। ये होगी कैपेसिटेंस किसके लिए? आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, जिसका रेडियस कितना हो? R हो। ठीक है, आसान है, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब देखो कैपेसिटेंस ड्यू टू कंसेंट्रिक शेल्स, दो शेल्स की बात कर रहे हैं हम। अब इस शेल में क्या है? जो बाहर वाला शेल है उसको क्या कर दिया हमने? ग्राउंड कर दिया। अगर बाहर वाले शेल को ग्राउंड कर देते हैं तो अब क्या होगा? देखो सिर्फ अंदर वाले शेल का पोटेंशियल रहेगा। यह है V1, यह है V2। V1 कितना होगा? V1 होगा K प्लस क्यू बाय R1 माइनस के क्यू बाय R2। ये तो होगा V1 पोटेंशियल एट दिस सरफेस। और V2 क्या होगा? V2 हो जाएगा 0, क्योंकि हमें पता है जहां पे ये डिजाइन बना दी, जहां पे शेल को ग्राउंडेड कर दिया, ग्राउंडेड करते ही पोटेंशियल कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इसका मतलब पोटेंशियल दूसरे वाले शेल का कितना हो गया? 0 हो गया। तो एक पोटेंशियल है 0, दूसरा पोटेंशियल है ये। तो मैं क्या लिखूंगा? पोटेंशियल डिफरेंस डेल V कितना? के क्यू R2 माइनस R1 बाय R1 R2, ये लिखूंगा। यहां से बन रहा है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मैंने लिख दिया डेल V। अब इसको यूज कहां करूंगा? यहीं पे करूंगा ऑब्वियसली, और कहां करेंगे? तो अब देखो ये हमारा आ गया पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों शेल्स के अक्रॉस। इसका V1, इसका V2। V2 तो डायरेक्टली मैंने 0 लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये ग्राउंडेड कर दिया था। ग्राउंडेड अगर किसी कंडक्टर को कर देते हैं तो उसका पोटेंशियल हो जाता है इमीडिएटली 0। बचा कौन सा? ये वाला। तो उसके लिए मैंने लिख दिया के क्यू बाय R1, और ये दूसरा वाला चार्ज कहां था? इस वाले शेल पे था, तो मैंने माइनस के क्यू बाय रेडियस R2 लिख दिया। तो वो हो गया मेरा पोटेंशियल। पोटेंशियल लिखते ही पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। पोटेंशियल डिफरेंस निकालते ही क्या करूंगा? फॉर्मूला यूज करूंगा। कौन सा फॉर्मूला? एक ही फॉर्मूला आता है मुझे, Q बाय डेल V। तो जैसे ही ये फॉर्मूला लिखूंगा मुझे मिल जाएगा Q बाय डेल V कितना? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। ये है मेरा आंसर। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, हाईलाइट कर लो। हैप्पी होली। ठीक है बच्चा लोग, दिख रहा है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कैपेसिटेंस ड्यू टू कंसेंट्रिक शेल्स में केस 1 तो हो चुका। कैपेसिटेंस ड्यू टू कंसेंट्रिक शेल्स में केस 2। केस 2 क्या है? इनर सरफेस इज ग्राउंडेड। फर्क आया है, फर्क आया है पहले वाले एग्जांपल से इस वाले एग्जांपल में। फर्क है, क्या फर्क है? इस वाले शेल को हमने क्या कर दिया? ग्राउंडेड। पहले किसको ग्राउंडेड किया था? बाहर वाले को ग्राउंडेड किया था। इस बार किसको ग्राउंडेड किया? अंदर वाले को ग्राउंडेड किया। लोग सोचते हैं कि बहुत हाई फाई चीज है इसमें कुछ। अभी देखो बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ आएगा, कुछ भी हाई फाई नहीं है। कैसे समझ आएगा? देखो ये जो आम जैसा डिजाइन दिख रहा है वो कहां पे है? ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो ये है मेरा ग्राउंड। ठीक है, एक पॉइंट ले लेता हूं जो कहां पर है? ग्राउंड पर है। तो ये जो पॉइंट है ये ग्राउंड पर है, तो इसको मैं लिख देता हूं G। ठीक है, और इसका पोटेंशियल क्या है? 0। पोटेंशियल क्या है? 0। सर फॉर्मूला याद रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा ना? हाँ नहीं होगा प्रॉब्लम। क्यों प्रॉब्लम होगा? बस ध्यान देना है कि हम एग्जैक्टली वही लगा पाए। ठीक है, कई बार फॉर्मूला याद तो रखते हैं पर अप्लाई कैसे करना है उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। एग्जाम में फॉर्मूला याद करके जाते हैं और पता चलता है भैया कुछ अलग ही लगा के आ गए। तो ऐसा काम नहीं करना है।
जो फॉर्मूला अगर याद किया तो उसका फायदा होना चाहिए। पता चला याद तो किया, उसकी मेहनत भी की और अप्लाई करना नहीं आया तो और अपना ही सिर दीवार पे मारने जैसी बात हो जाती है। ठीक है ना, तो ऐसा काम नहीं करना है जिसमें अपना ही नुकसान भी करवाएं और मेहनत भी करें। ठीक है जयंत, अब देखो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, एक तो ग्राउंड वाला पॉइंट है, उसके बाद ये जो अंदर वाला शेल है और इसके सामने वाला जो शेल है उसको मिला के एक कैपेसिटर C1 कुछ भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं यहां अभी तक कोई भी कैपेसिटर नहीं लिखा है तो C1 ही लिखते हैं, C1। अब क्या करेंगे, मान लो ये जो बाहर वाला कैपेसिटर है ये भी तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा। वेलकम रोहित, वेलकम। सब समझ आ रहा है ना। अब देखो, अब ये वाला जो अंदर वाला शेल है और ये वाला बाहर वाला जो शेल है, उन दोनों के लिए एक कैपेसिटर मैंने लिख दिया और ये पॉइंट हो गया ग्राउंड वाला पॉइंट। ठीक है, अब इन दोनों का लिखने के बाद इसका और इंफिनिटी का बीच में एक कैपेसिटर लिख सकता हूं। इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, 0। तो एक पॉइंट है इंफिनिटी, वहां पे पोटेंशियल अगेन क्या है, 0। तो यहां पे पोटेंशियल 0, यहां पे पोटेंशियल 0 और बीच में क्या है, एक और कैपेसिटर C2। ठीक है, और मुझे पता है C1 C2 कितना है, मुझे पता है कि C1 कितना लिख सकता हूं मैं, इन दोनों के बीच में जो होगा उसके लिए मैं लिख सकता हूं C1 होगा कितना, अभी अभी हमने लिखा था C1 की वैल्यू कितनी आई थी, देखो ध्यान दो, C1 की वैल्यू आई थी 4πε0 R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। उसी को मैं यूज कर लूंगा डायरेक्टली, इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस कितना आया था, 4πε0 R1 R2 बाय R2 माइनस R1, उसी को यूज कर लेते हैं। देखो उसको यूज करूंगा तो क्या आ रहा है, 4πε0 R1 R2 बाय R2 माइनस R1, ये तो हो गया C1। अब C2 क्या है, C2 एक आइसोलेटेड कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, क्यों, क्योंकि मैंने उसको इंफिनिटी से जोड़ने जैसा इमेजिन किया है। ठीक है ना, तो ये जो बाहर वाला सरफेस है वो हमारे लिए क्या है, आइसोलेटेड कैपेसिटर, और मुझे तो पहले से पता है कि आइसोलेटेड कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस क्या लिखते हैं, 4πε0 R2, 4πε0 R2। ठीक है, रोहित तैयारी होनी चाहिए, चाहे तुम ऑफलाइन पढ़ो चाहे ऑनलाइन पढ़ो। मैं तो बस यही कहूंगा, जहां भी पढ़ो एकदम ईमानदारी से और मन लगा के पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो ताकि तुम्हारी एनर्जी, पैसे, टाइम सब कुछ बचे। अगर यहां से अच्छा लगता है तो यहां से मन लगा के पढ़ो, और अगर कहीं और से पढ़ रहे हो तो वहां पे मन लगा के पढ़ो, पर पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अल्टीमेटली हम सब क्या चाहते हैं, लाइफ में अच्छा हो सब कुछ, तो लाइफ में एकदम मस्त कुछ होना चाहिए, बात बननी चाहिए, तुम्हारी बात बननी चाहिए, चाहे तुम यहां से पढ़ो चाहे वहां से पढ़ो। मैं बस इतना जानता हूं, मैं अपना काम ईमानदारी से करूं, तुम अपनी पढ़ाई ईमानदारी से करो, और तुम्हारा कुछ फायदा हो गया तो कुछ मिठाई विठाई खिला देना, और क्या। एनीवेज चलो, C2 इज इक्वल टू 4πε0, कितना लिख सकता हूं, 4πε0 R, तो इसका रेडियस कितना है, R2। अब देखो क्या होगा, C1 और C2 कहां कनेक्टेड है, ये 0 पोटेंशियल, ये 0 पोटेंशियल, तो मेरे लिए तो ये क्या हो गए, एक ही पोटेंशियल, एक ही पॉइंट, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल 0 है। जिन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल अगर 0 होता है, दो पॉइंट्स का पोटेंशियल अगर सेम होता है, तो मेरे लिए क्या होता है, दोनों का मीनिंग सेम। हाँ हाँ रोहित, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी पढ़ो, बस पढ़ाई होनी चाहिए। अब देखो, ये पॉइंट 0 पोटेंशियल का है, ये पॉइंट 0 पोटेंशियल का है, इसका मतलब दोनों मेरे लिए क्या हो गए, सेम पॉइंट हो गए। अगर ये दोनों सेम पॉइंट है तो इसको घुमा दो, इसको घुमाऊंगा तो ये कैसा नजर आएगा, मुझे ऐसा नजर आएगा, इस तरफ C1 और दूसरी तरफ C2। समझ गए, एक तरफ क्या नजर आएगा, C1 और दूसरी तरफ C2। क्यों, क्योंकि ग्राउंड का पोटेंशियल 0, इंफिनिटी का पोटेंशियल 0, तो दोनों पॉइंट जिनका पोटेंशियल सेम वो मेरे लिए सेम पॉइंट्स हो गए। समझ आ गया, इसको अगर समझ लिया तो हमारा काम हो गया स्मूथ। ठीक है, इतना अगर समझ लिया
तो अगर दो कैपेसिटर्स पैरेलल में होते हैं तो हमारा तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, जो रेजिस्टर्स में सीरीज के लिए होता है वो कैपेसिटर्स में पैरेलल के लिए होता है। तो पैरेलल में अगर C1 C2 है तो हम क्या लिखेंगे, C नेट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2, राइट। तो बस उसी को अप्लाई कर देता हूं, C नेट इज इक्वल्स टू, अच्छा नहीं लग रहा है सब तरफ काला काला, रेड लिखते हैं, C नेट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। अब C1 की वैल्यू कितनी थी देख लो, C1 की वैल्यू थी ये, तो उसी को लिख देता हूं। C1 की वैल्यू थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बाय R2 माइनस R1, यह है C नेट इज इक्वल्स टू, प्लस C2 की वैल्यू कितनी थी देख लो, C2 की वैल्यू थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, तो उसी को लिख देता हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। तो अब क्या करते हैं, बस ऐड करके लिख दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाय कितना, R2 माइनस R1। तो यहां से क्या बन रहा है, यहां से मेरा C नेट बन जा रहा है कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। क्यों, क्योंकि ये वाला और ये वाला तो कट हो गए, क्या बचा सिर्फ ये, और ये होगा मेरा आंसर। ठीक है ना, समझ आ गया, आसान है सब। बस इतना समझना है कि ग्राउंड का पोटेंशियल जीरो, इंफिनिटी का पोटेंशियल जीरो, तो दोनों मेरे लिए क्या हो गए, सेम पॉइंट्स हो गए। तो अगर ऐसे घुमा दूंगा तो कैसा नजर आएगा, पैरेलल नजर आएगा, जैसे यहां नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे, कैपेसिटेंस ड्यू टू नॉन कंसेंट्रिक स्फीयर्स सेपरेटेड फार अवे। जयंत सर कोकाला के अंदर पॉजिटिव चार्ज हो तो, मैं समझ नहीं पाया तुम किसकी बात कर रहे हो जयंत, थोड़ा डिटेल में बताओ। अब देखो इसका पोटेंशियल कितना V1, इसका पोटेंशियल कितना V2, तो मैं क्या लिख सकता हूं, V1 लिख सकता हूं डायरेक्टली KQ1, Q1 नहीं है Q ही है, KQ बाय R1, और V2 लिख सकता हूं कितना, माइनस KQ बाय R2। ठीक है, क्योंकि एक स्फीयर का पोटेंशियल कितना होता है, हेलो परिमला, इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, तो दोनों के लिए मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकता हूं, डेल V इज इक्वल टू V1 माइनस V2। इससे मुझे मिलेगा KQ बाय R1 माइनस KQ बाय R2, तो इससे मुझे मिलेगा KQ 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो यहां से मैं लिख सकता हूं डेल V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। ठीक है, तो इसको यूज करके मैं क्या लिख सकता हूं, कैपेसिटेंस लिख सकता हूं डायरेक्टली, क्योंकि मुझे पता है कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है Q बाय डेल V। अगर Q बाय डेल V मैं यूज करता हूं तो मैं लिख सकता हूं कितना, कैपेसिटेंस C होता है Q अपॉन डेल V, तो Q अपॉन डेल V हो जाएगा कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। चमक गया ना, समझ आ गया सब, एकदम बल्ब की तरह दिमाग जलना चाहिए। जैसे ही हमने यहां आंसर लिखा, जैसे ही हमने यहां कुछ डिस्कस किया, जैसे बल्ब जलता है ना स्विच जलाते ही, एग्जैक्टली सेम CFL जैसे एकदम क्विक जलना चाहिए, चमक गया एकदम। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। ओ खोखला बोल रहे हो जयंत, तुम बोल रहे हो हॉलो हो, अंदर खाली हो और अंदर पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या होगा, अंदर पॉजिटिव चार्ज हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रहा स्फीयर खाली है और अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पे पोटेंशियल कितना होगा, ये R रेडियस है, यहां पे पोटेंशियल होगा KQ बाय R, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां पे एक पॉइंट P लोगे तो मैं बोलूंगा VP कितना है KQ बाय R, कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी हो, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन दिया हो हम लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बट यहां पे इसका कोई यूज नहीं है। मोहित क्या पूछ रहे हो, क्या नहीं समझे बताओ। यहां पे क्या लिखा, V1 इज इक्वल टू KQ बाय R1, यहां लिखा V2 इज इक्वल टू माइनस KQ बाय R2,
फिर क्या लिखा, पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, तो उससे मुझे आया ये एक्सप्रेशन, और उसको यूज करके हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यूज कर लिया। हाय सर, टुडे इज माय फर्स्ट क्लास इन योर चैनल। गौतम, बस अब पढ़ते रहो, अगर अच्छा लगता है, समझ आता है तो मन लगा के पढ़ो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जितनी भी क्लासेस आती हैं सारी पढ़नी है, कोई क्लास मिस मत करना, क्योंकि सब कंटिन्यूअस होंगी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम करेंगे, जेन्युइन कंटेंट होगा, ठीक है, नो टाइम पास, एकदम काम, सीरियस वाला, ठीक है। दोनों पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या होगा? मोहित ने मैसेज किया है, समझा नहीं। मोहित क्या नहीं समझे बताओ? प्रदीप सिंह, सर दोनों पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या होगा? अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज होगा तब भी हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालेंगे उसके लिए। बट एक बात बताऊं, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज होगा तब हम उसको कैपेसिटर नहीं बोलेंगे, क्योंकि कैपेसिटर का मतलब ही है कि जो आमने सामने वाले सरफेसेस हैं उनका चार्ज ऑपोजिट हो, क्योंकि उनका चार्ज ऑपोजिट होगा तभी तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। समझ पा रहे हो प्रदीप? तो दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे तो वो कैपेसिटर नहीं होगा, अगर वो कैपेसिटर ही नहीं है तो उसके लिए क्या कैपेसिटेंस निकालना। समझ गए ना प्रदीप? तो कैपेसिटेंस होने के लिए एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव होना ही जरूरी है। प्रांशु, सर टुडे इज आल्सो माय फर्स्ट क्लास ऑन योर चैनल। प्रांशु समझ आया ना? सब कुछ एकदम स्मूथ समझ आया या नहीं? अगर स्मूथली सब समझ आया और सब कुछ डायरेक्टली एकदम चमक रहा है, डायरेक्टली तुम्हारे दिमाग में फिट हो रहा है, बात बन गई, लाइफ सेट है, ठीक है। बस समझ आना चाहिए, और क्या चाहिए लाइफ में, ठीक है। अच्छा, बातें मोहित, बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बातें तो आती जाती रहेंगी, जो पढ़ रहे हैं वो समझ आना चाहिए, ठीक है। चलो ओके, ऑल द बेस्ट। अच्छा, ऑल द बेस्ट बोलने से पहले एक सिलेंडर का और कर लेते हैं, लेट तो नहीं हो रहा ना? एक सिलेंडर का और कर लेते हैं। कैपेसिटेंस ड्यू टू कंसेंट्रिक सिलेंडर। अब देखो, एक सिलेंडर अंदर है और एक सिलेंडर उसके बाहर है। अब क्या करेंगे, देखो यहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है सरफेस पे, और यहां पे सरफेस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अगर एक सरफेस पे पॉजिटिव है, सामने वाले पे नेगेटिव है, इसका मतलब ये मेरे लिए क्या है, कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। और अगर ये कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो मैं लिख सकता हूं डेल वी, पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों सरफेसेस के बीच, क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर। अब देखो, ये जो अंदर वाला सिलेंडर है उस पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू चार्ज है। आई कैन एक्चुअली एज्यूम दिस अंदर वाला सिलेंडर एज अ लीनियर चार्ज, ठीक है। उसको मान लेता हूं एक लीनियर वायर है, एक लीनियर चार्ज है, ऐसा मान लेता हूं। अगर ये एक लीनियर चार्ज है तो मैं इसको ऐसा मान लेता हूं कि डेल वी मैं लिख सकता हूं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस इनर सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिख सकता हूं, 2k लैम्डा बाय आर, 2k लैम्डा बाय आर। सर व्हेन यू विल स्टार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी? वेरी सून प्रांशु, वेरी सून वी विल स्टार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी, नो वरीज, ओके। कल कौन सा क्लास? कल क्लास नहीं है, अब आपका नेक्स्ट क्लास होगा, जब भी होगा आई थिंक 24 आवर्स पहले यहां पर पोस्ट हो जाएगा चैनल पे, ठीक है। तो प्रांशु, मोहित, चेक करते रहना है, चैनल पे चेक करते रहना है, जहां मेरी फोटो देखो पता चल जाएगा नेक्स्ट क्लास कब है, क्योंकि बहुत एडवांस में पोस्ट हो जाता है, ठीक है। मोहित मिस नहीं करना है, मोहित जांगू। अब देखो 2k लैम्डा बाय आर क्या है, एक वायर है, अगर उसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है तो उसकी वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 2k लैम्डा बाय आर, अगर उसकी लेंथ इनफाइनाइट हो, ऐसा मैंने एज्यूम किया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, डॉट डी आर, इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, कहां से कहां तक, इनर रेडियस कितना है R1 और आउटर रेडियस कितना है R2, ठीक है। तो डेल वी इज इक्वल्स टू कितना, 2k लैम्डा डी आर बाय आर, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln r, और लिमिट्स कहां से कहां तक, R1 से R2 तक, इसलिए मैं ये लिख दे रहा हूं
सो डेल वी मुझे मिलता है 2 इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ln R2 डिवाइडेड बाय R1, क्योंकि हमारी लिमिट्स थी R1 से R2, तो मैंने वो पुट कर दी। जैसे ही मैंने लिमिट्स पुट कर दी तो मुझे मिल गया ln R2 बाय R1। अब देखो 2 से यह 4 कट कर देता हूं तो 2 आ जाएगा, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मेरा ये फॉर्मूला क्या बन गया है, देखो यहां पे मेरा एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, डेल वी इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो डेल वी इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln R2 by R1। if we consider लास्ट वाला जो पेज था वो खो गया है, तो उसको ढूंढ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो जो हम सिलेंडर्स के बीच में लिख रहे थे उसके लिए क्या हो जाएगा, इफ वी कंसिडर L लेंथ ऑफ द सिलेंडर, L लेंथ ऑफ सिलेंडर, अगर हम L लेंथ ऑफ सिलेंडर लिखेंगे तो चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा था और मुझे लिखना है L लेंथ ऑफ सिलेंडर का चार्ज। अगर L लेंथ ऑफ सिलेंडर का चार्ज लिखना है तो मैं लिख सकता हूं Q इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू L, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू L। अगर चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू L लिखूंगा तो लैम्डा इंटू L बनता है Q, तो मैं लिख सकता हूं लैम्डा की वैल्यू कितनी, Q डिवाइडेड बाय L। तो यहां से मैं यहां पर पुट करूंगा वैल्यू, कहां पर, इस ऊपर वाले फॉर्मूले में जो मेरा एक्सप्रेशन आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, उस एक्सप्रेशन में इफ आई पुट द वैल्यू तो क्या होगा, डेल वी इज इक्वल्स टू Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ln R2 बाय R1। बस मुझे तो पता है फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू Q अपॉन डेल वी। तो यहां का कैपेसिटेंस हो जाएगा कितना, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाय ln R2 बाय R1। तो ये हो जाएगा हमारा कैपेसिटेंस और ये हमारा आंसर फॉर कंसेंट्रिक सिलेंडर्स। कैपेसिटेंस कितना होगा, इतना होगा। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, एंजॉय, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स, मजे करो और नेक्स्ट क्लास तक इसको रिवाइज कर लेना, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी कर लेना। कोई डाउट आए तो नेक्स्ट क्लास के कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।